So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So, आज के इस लेक्चर में हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के पार्ट 2 को शुरू करने वाले हैं। बात की जाए अगर पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने काफी कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट के अबाउट डिस्कस कर लिया था कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे प्लेस लेता है और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं। वो सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया था बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या कौन से टाइप्स हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो भी चीजें थी जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती थी। सारी बात साथ में हम लोगों ने बात की थी कि बिजनेस इन्वायरमेंट की जो फैक्टर्स हैं वो हमें बिजनेस को इफेक्ट कैसे करते हैं, उससे हम लोग कैसे उस पे अगर अर्ली हम लोग एक्शन लेते हैं तो कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं। जो भी हमारे फैक्टर्स, जो भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स थे, उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हैं, इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी थी और बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी रही, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे एंड थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये आज का पूरा टॉपिक रहने वाला है जिसके बारे में आज हम लोग इस पूरे पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, और साथ में आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअल में है क्या, वो हमारे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है, जो जो फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और उसको सारी चीजें समझ लीजिए, बिकॉज वो सारी चीजें अगर आप समझ के आएंगे तो ये जो आपका आज लेक्चर में आपको बताऊंगा, आज जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आपको और क्लियरली और इजिली आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, स्लाइड चेंज हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो इंडियन परफॉर्मेंस, इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स मेन फीचर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, हम लोग की न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में, बात करेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। फिर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक कंसिडरेशन, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट सेटअप, सोशियो कल्चर फैक्टर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके एम्प्लॉयज के, इसको उसके एम्प्लॉयज को लेकर के, उसके शेयर होल्डर्स को लेकर के, और भी सारी चीजें जो भी बिजनेस के इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का ये जो पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 जो आएगा उसमें आपका जो फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। तो पार्ट 1 हुआ, पार्ट 2 में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं और जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट चीज जो क्या है हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स फीचर। बात करते हैं हम अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि इंडियन इकोनॉमी है क्या और ये कैसे वर्क करती थी। तो आप सब लोग जानते हैं कि इंडियन हमारी जो आजादी हुई है वो कब हुई है, 1947। ठीक है, 1947 में हमारी जो कंट्री है वो आजाद हुई है। अगर आजादी के बाद की बात की जाए या आजादी के पहले की बात की जाए तो हमारा आप पाए होंगे, आप अगर क्लास 11th में जो आपकी बुक पढ़ी थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी के बारे में, उसमें आपको सारी चीजें बताई गई थी क्या था हमारी इकोनॉमी। तो अगर बात की जाए 1947 की बात, पहले की 1947 की, पहले हम लोग शुरू करते हैं 1947 के पहले की बात। हम लोग ब्रिटिश रूल से ही बात करते हैं, ब्रिटिश रूल के पहले की, ब्रिटिश रूल, बिफोर ब्रिटिश रूल। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेस्ड थी, स्टोन पेंटिंग। तो अगर बात की जाए हम ब्रिटिश रूल के पहले की, ब्रिटिश के एडवेंट की पहले की, तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो किस पे बेसिकली डिपेंड थी, हैंडीक्राफ्ट पे, जो तरह तरह के आपके आर्ट्स बनाए जाते थे, आपके पेपर पे जो आर्ट बनाए जाते थे, आपके कपड़ों पे सिलाई बुनाई जो की जाती थी, उस पे हमारी इकोनॉमी टोटली डिपेंड थी। जो स्टोन पे पेंटिंग की जाती थी, हमारे जो चित्रकार थे, हमारे जो हम मूर्तिकार थे, वो काफी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाते थे जिससे हमारी इकोनॉमी खुशहाली चल रही थी। हमारे जो हमारे देश पे आक्रमण से पहले हमारे देश की जो पूरी जो इकोनॉमी थी वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करती थी। लोग अच्छे से जी रहे थे, अच्छे से खा रहे थे, उनपे कोई दिक्कत नहीं था, हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो भी चल रही थी।
और पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो हमारी जो इकोनॉमिक की पहचान थी, वो किसकी वजह से थी? इन्हीं सारी वजह से थी। हमारे जो आर्ट्स थे, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे, हमारे जो स्टोन पेंटिंग थे, जिसकी वजह से हमें पूरे वर्ल्ड वाइड की इकोनॉमी में हमें पहचान मिली थी। हर जगह हमारी जो ये सारी पेंटिंग थी सर्कुलेट हो रही थी, जिससे हमारी इकोनॉमी काफी अच्छी चल रही थी। ठीक है, फिर हुआ क्या? हमारे कंट्री पे हो गया कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल बेसिकली क्या होता है? किसी कंट्री पे अगर कोई कंट्री रूल कर ले और वहां के रिसोर्सेज को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करे, उसको कहते हैं कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल आया हमारे कंट्री पे किसका? ब्रिटिश का। ठीक है, अब जो हमारी इकोनॉमी थी हैंडीक्राफ्ट की, आर्ट की, स्टोन की, इसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय। इसको कर दिया गया डिस्ट्रॉय। अब हमारी इकोनॉमी को क्या प्रोड्यूस करने को कहा गया? कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करने को कहा गया, और भी तमाम चीजें प्रोड्यूस करने को ऐसी कही गई, जिससे हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी वो काफी स्लो डाउन हो गई। ब्रिटिश रूल आया, अब हमारे डेवलपमेंट की जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो क्या हो गई? नीचे जाने लगी, और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई वो स्टैग्नेंट हो गई। स्टैग्नेंट का मीनिंग आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी हमारे कंट्री पे कॉलोनियल रूल आने के बाद, वो क्या होने लगी? स्टैग्नेंट होने लगी, मींस स्लो ग्रोथ। ब्रिटिश रूल आया, हमारे जो फार्मर्स थे उनको बोला गया कि आप जो खाने वाले क्रॉप्स हैं, या फिर जो भी व्हीट, राइस, दाल, जो भी मक्का वक्का है, उसको छोड़िए, अब आप हमारे लिए कैश क्रॉप उगाइए। कैश क्रॉप उगाने से क्या हुआ? उनको मिल गया हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल मिल गया उनको हमारे यहाँ से, हमारे कंट्री से। अब उस रॉ मटेरियल को ले जा करके वो अपने कंट्री में बेचते, अपने कंट्री में फिनिश्ड गुड बनाए। यहाँ से कॉटन जूट ले जा करके अपने कंट्री में फिनिश्ड गुड बनाए, और वहां से ले आकर के हमारे कंट्री में ही बेच दे। हमारे कैश क्रॉप्स को वो अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से जो भी उनका फिनिश्ड गुड बनता था उनकी इंडस्ट्री में, उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी जल्दी चालू हो गया था। हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उनको उन्होंने काफी अच्छे से प्री प्लान्ड तरीके से बंद करा दिया। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो वर्ल्ड वाइड पहचान मिली थी इन सारी चीजों की वजह से, उसमें काफी उन्होंने रोकथाम का प्री प्लान, यानी कि उन्होंने पहले से ही सोच के आया था कि इनकी इकोनॉमी को रोकना है। आए थे मसाला बेचने, और क्या क्या करके चले गए किसी को कुछ नहीं पता चला। ठीक है, कैसे मसाले से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को पूरा कब्जा कर लिया, किसी को कुछ नहीं खबर थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं रॉ मटेरियल को अपने कंट्री में ले गए, वहां पे उन्होंने फिनिश्ड गुड उससे प्रिपेयर किया। फिनिश्ड गुड प्रिपेयर करने के बाद वो अपना फिनिश्ड गुड जो था वो हमारे कंट्री में ही बेच रहे हैं, हमारे कंट्री के ही लोगों को, हमारे कंट्री को लोगों को बेचे। इससे जो उनको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, बेचे, अच्छा किया, हमारे कंट्री के लोगों को कुछ सामान मिल गया। अब हुआ क्या? जो सामान मिला उससे जो प्रॉफिट कमाए वो जा करके हमारे कंट्री में नहीं लगा, वो जा करके फिर ब्रिटिश के, इंग्लैंड, लंदन के जैसे कंट्री में जो, या फिर जो वॉर एक्सपेंसेस थे उनके, उसमें वो सारी चीजें उन्होंने यूज की। तो जो भी चीजें हमारे यहाँ से मिली, जो भी चीजें हमारे यहाँ से उन्होंने पैसा कमाया, वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के ग्रोथ के लिए नहीं हुआ। वो सारी चीजें कहाँ हो गई? वहां पे उनके उसमें चली गई। उनके जो वॉर एक्सपेंसेस थे, उनके जो चीजें थी, उन्होंने जो एक्सपेंसेस, उनके कंट्री में जो डेवलपमेंट था, उनके कंट्री में जो डेवलपमेंट था, उनके कंट्री में जो वॉर एक्सपेंसेस था, उनके कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट में था, वो सारे पैसे यहाँ से कमा करके वहां उन्होंने यूज किए। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने समझ गया कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब ब्रिटिश रूल गया। इंडिपेंडेंस से बात करते हैं। इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिली, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसी कह रहे हैं, हमारा 5 ईयर प्लान बना। पहला 5 ईयर प्लान 1951, कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, CULTURE, एग्रीकल्चर। तो हमारा जो 5 ईयर प्लान आया 1951 में, उसका जो पहला 5 ईयर प्लान था वो किस पे बेस्ड था? एग्रीकल्चर पे, क्योंकि ब्रिटिश रूल में हमारा एग्रीकल्चर ही जो था वो काफी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था, काफी तरीके से इसको क्षति पहुंचाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों को बोला गया कि आप नॉर्मल क्रॉप उगा सकते हैं, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, और तमाम जो क्रॉप्स हैं वो इनको उगाने के लिए इजाजत मिल गई। ठीक है, अब इन्होंने किसानी शुरू की, अच्छे से किसानी हो रही है। इसमें कई सारे गवर्नमेंट के रिफॉर्म आए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म आए, जिससे जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको काफी बूस्ट मिला। वो इसका
जो बूस्ट मिला इससे हमारी इकोनॉमी काफी फिर अपने जो ग्रोथ थी उसके स्टेज को पा गई। लेकिन इससे हुआ डिमेरिट ये क्या कि जो अभी तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसका इंगेजमेंट जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो जब आजादी था तब तो ये 95% था, और अभी जो हमारी जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर फील्ड में वो है 75। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारी किस में एंगेज थी? एग्रीकल्चर में एंगेज थी। किस समय? जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। अब हमारी टोटल पॉपुलेशन का 75% किस में एंगेज है? अभी एग्रीकल्चर में एंगेज है। लेकिन जो प्रोडक्शन उससे मिल रहा है, जो आउटकम उससे निकल रहा है वो काफी कम है। अगर बात की जाए इसके जीडीपी की, तो जीडीपी आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको फैक्टर इनकम से, फैक्टर पेमेंट से निकाला जाता है, और ये हमारी रियल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी की नहीं। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है ये आप लोगों ने क्लास 11th नेशनल इनकम में पढ़ रखा होगा। तो जीडीपी, जो हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो 1947 में ये कितना था हमारा? 90% से आसपास था हमारा किसका कंट्रीब्यूशन? एग्रीकल्चर था। अब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे जीडीपी में? तो एक सेकेंड, इसको जी बनाते हैं। डीपी में हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? अब जो हमारे जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन है वो 48 to 50% है। ठीक है, तो अभी लोग तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कम हो रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा जितने लोग वहां पे इंगेज्ड हैं उनके इंगेज होने का आउटपुट उसमें नहीं बढ़ रहा है। हमारी इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। ठीक है, 4 साल, 40 साल, 40 साल हमारी इकोनॉमी काफी अच्छे से रन की। फिर 1991 ऐसी जरूरत पड़ गई जिसकी वजह से हमें लाना पड़ा क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। हाँ, तो 1991 हमारे इकोनॉमिक की सिचुएशन फिर कुछ ऐसी बन गई जिसकी वजह से हमें लाना पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या था? बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जो उस समय कंट्री की सिचुएशन थी उसके पास हमारे जो बैलेंस, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो काफी तरीके से नीचे जा रहा था। हमारा जो बीओपी था वो काफी तरीके से बढ़ते जा रहा था। हमारा इंपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा था, एक्सपोर्ट काफी कम हो गया था। हमारे पास पैसा ही नहीं था कंट्री को रन कराने के लिए। टोटल अगर बात की जाए तो 14 दिन का हमारे पास पैसा बचा था जिससे कंट्री हमारी रन कर सकती थी। बात करें 14 दिन का पैसा था, उसके बाद अगर 14 दिन खत्म हो जाता या फिर नहीं कोई ऐसा रिफॉर्म लिया जा सकता तो हमारी कंट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाती, पाकिस्तान से भी बुरा हाल होता। उस समय आया 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसको कौन लाया था? ये जब आया इकोनॉमिक रिफॉर्म तो हमारे पीएम थे नरसिम्हा राव, और जो हमारे इकोनॉमिक्स थे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये याद कर लीजिएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आया था तो पीएम कौन था और फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन थी। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म के 3 मेजर्स आउटपुट: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई नो आप लोग ये क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, फिर 9th में भी पढ़े होंगे, फिर 12th में भी पढ़े होंगे। लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को हम लोग थर्ड जो लेक्चर आएगा उसमें काफी डीपली डिस्कस करेंगे। बस अभी समझिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के पार्ट थे। ठीक है, इसके बाद हमारी इकोनॉमी काफी बूस्ट हुई। जो हमारा 14 दिन का पैसा बचा था उससे फिर हम लोग काफी ऊपर आए। जो हमारे फिजिकल डेफिसिट बना था उसको काफी कम कर पाए। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली आपका लोन अमाउंट होता है जितनी आपकी कंट्री पे लोन रहता है। तो ये कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म थी आपकी कंट्री पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी की आप सब लोग को मैंने अभी तक बताया कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी हमारी। जो अभी तत्काल की इकोनॉमी की बात की जाए तो हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है कंट्री में आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे हमारा यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे इंडिया है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी काफी अच्छी है, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है विद एवरेज ग्रोथ रेट। एक सेकेंड,
विथ एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ 7%। हमारी जो ग्रोथ रेट है लगभग 7% की है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट। तो इंडियन इकोनॉमी अभी तो फिलहाल काफी अच्छे सिचुएशन में चल रही है। जो भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई कि हमारी इकोनॉमी कैसे रन कर रही थी, एग्रीकल्चर का क्या इफेक्ट था हमारे पे, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, तो वो सारी चीजें आप पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आपको ये पीडीएफ हमारे सारथी बैच में इनरोल होंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लिखा क्या है, बीइंग वन ऑफ द टॉप लिस्टेड कंट्री अमंग द डेवलपिंग कंट्री इन टर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, India hold a robust stand on average growth rate of appears 7% of Indian economy has emerged undoubted economic player among the economic guests like US, UK, China, etc. Even through the lead of growth has been sustainable and comparatively stable, but there are still fair appointment of growth. With the growing standard and opportunity of India, it is expected to very soon capture a weak dominant position among the other in the world. The characteristic below in detail। ठीक है, जो थ्योरी यहाँ पे लिखी थी मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया, क्या लिखा, रीड कर दिया। ठीक है, लिखा क्या है बेसिकली कि हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 7% है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन तब भी हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7% है। और हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो टॉप 3 कंट्री के बीच में आती है। आफ्टर पहला यूएसए है, चाइना है, देन हमारा इंडिया है। अब तो G20 समिट से भी हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफी बूस्टअप मिला है, काफी ग्रोथ कर रही है हमारी इकोनॉमी। उसके बाद भी इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बाय सेइंग दैट इंडिया हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, व्हाट डज आई एक्चुअली वांट टू टेल यू इज दैट कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है आपको तो सब पता होगा। कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, SOCIALI सोशलिस्ट इकोनॉमी, एंड थर्ड है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसको कोई पूंजीपति, जिस कंट्री में पूंजीपति काम करते हैं, पूंजीपति इकोनॉमिक के डिसीजन लेते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चन के जो आंसर है वो कौन लेता है, कैपिटलिस्ट लोग लेते हैं। कैपिटलिस्ट कौन, पूंजीपति लोग। जैसे कि अमेरिका जो कंट्री है उसमें क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, ये सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो कौन लेता है, पूंजीपति लेते हैं। पूंजीपति डिसीजन क्यों लेते हैं, उनका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पूंजीपति जहां भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये उनका मेन मोटिव है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे कोई सरकार है वो निर्णय ले रही है कि इकोनॉमी में क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। ये जो डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हूम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, जो इकोनॉमी के मेन क्वेश्चंस है उसके आंसर कौन फाइंड आउट करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशल यानी कि गवर्नमेंट, इनका मोटिव क्या होता है, वेलफेयर फॉर सोसाइटी। तो समाज के लोगों के लिए ये वेलफेयर का काम करते हैं, इस मोटिव से ये काम करते हैं, इस मोटिव से ये डिसीजन लेते हैं। थर्ड आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पे पूंजीपति लोग और गवर्नमेंट एक साथ डिसीजन लेती है, जिनका समाज, जिसकी वजह से समाज में जो है वो भलाई का भी काम हो जाएगा, उनका वेलफेयर भी हो जाएगा, और जो पूंजीपति का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मोटिव है वो भी इसके थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिसीजन जो लेते हैं वो दोनों की मिली भगत से होता है। तो ये है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के बेसिक कहने का मतलब। तो हमारी जो कंट्री है इसका एग्जांपल आप लेंगे चाइना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो अभी पाकिस्तान हो गया या फिर आप बांग्लादेश कह लीजिए, तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लेती हैं, श्रीलंका, जो छोटी छोटी कंट्री हैं, वहां पे जो सरकार है वो आपका पूरा डिसीजन लेती है कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे सरकार इस वजह से डिसीजन लेती है कि पैसे की कमी है, यहाँ के लोग उतने सफिशिएंट नहीं है, उतने पैसा नहीं है कि अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ देखा जा सके। तो यहाँ पे पहले लोगों का भला करें, जो लोग हैं उनको प्रॉपर खाना मिले, एजुकेशन मिले, ट्रीटमेंट मिले अगर कोई उन्हें दिक्कत आ रही है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे जो दोनों गवर्नमेंट और आपके जो कैपिटलिस्ट हैं, जो आपके पूंजीपति हैं, वो दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। इंडिया इसका प्राइम एग्जांपल है। तो हमारी कंट्री में जो भी डिसीजन होते हैं, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो सारे डिसीजंस कौन लेता है, हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे पूंजीपति हैं।
यहाँ पे वही चीजें लिखी है कि इंडिया में जो भी डिसीजन लेते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, all those major decisions are being taken by the capitalist of the country and the government of the country. They both combinedly take the decision that for whom we have to produce the good, for what criteria, for which criteria we have to follow to produce the good, whether we have to use labor intensive or capital intensive techniques. So all these decisions regarding to what to produce, whom to produce and how to produce are being taken by the government as well as capitalist. So वही सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, अदरवाइज आप सारथी बैच में इनरोल हो जाइए, सारे आपको प्राइम लेक्चर, सारे आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया एज अ, यहाँ पे इंडिया इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको जब इकोनॉमी के फीचर बता रहा था तो उसमें आपको बात बताई थी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। तो अभी भी हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी 1947 टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। और जो इकोनॉमी, जिस देश की भी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहती है उसको कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? एग्रीग्रीन इकोनॉमी। एग्रीग्रीन इकोनॉमी। जो भी देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड रहती है उसको क्या कहा जाता है? एग्रीग्रीन इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी 1947 में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से हमारी कंट्री को एग्रीग्रीन इकोनॉमी कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब टाइम बदल रहा है, जो नंबर ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन थी इंगेज उस समय कितनी थी? 95%, 90 to 95% हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी एग्रीकल्चर फील्ड में इंगेज थी। अब हमारी जो अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो की, 2023 टोटल पॉपुलेशन का 48 to 50% जो लोग हैं एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। लेकिन उस समय जो जीडीपी में इसका योगदान था वो लमसम 80 to 90% था। अब जो एग्रीकल्चर जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है वो 45 to 50% कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए 75% जो हमारी पॉपुलेशन है या फिर 50% जो पॉपुलेशन है वो हमारी किस में एंगेज्ड है? 50 नहीं, ये 70 तक जाएगा ये ग्राफ आपका। 70% पॉपुलेशन हमारी अभी भी एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, लेकिन जो उससे आउटकम निकल रहा है वो काफी कम निकल रहा है। जितने लोग इसमें एंगेज्ड है उससे कम निकल रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लोग इससे अब बाहर भी निकल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी को किस पे अब शिफ्ट किया जा रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्रीज पे। लेकिन जो आपका प्रोडक्शन निकल रहा है एग्रीकल्चर से, अभी भी तो लोग ज्यादा इसी में एंगेज्ड हैं और जिससे आउटपुट निकल रहा है वो काफी कम है। तो इस वजह से हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है वो काफी कम हो रही है। और एग्रीकल्चर से अब हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो किस पे शिफ्ट की जाए? इंडस्ट्रीज पे। तो ये कुछ इंडियन इकोनॉमी के बारे में था कि इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, क्या किसका प्रोडक्शन था, क्या क्या ग्राफ है, कुछ डाटास हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। इंडियन इकोनॉमी इज मोस्टली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी एंड हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर for production, distribution and also consumption. Indian production per farmer is far less than actual needed. However, despite all the limitations, agriculture sector is one of the most crucial sector of the Indian economy. तो बात ये कह रही है कि जो इतने लोग इसमें एंगेज्ड हैं और जितना प्रोडक्शन हो रहा है, लोग ज्यादा एंगेज हो रहे हैं और जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो रहा है। अगर इसका एग्जांपल समझिए, अगर किसी काम को करने के लिए 5 लोग अवेलेबल हैं, 10 लोग काम वहां पे कर रहे हैं, उस फील्ड में 10 लोग लगे हुए हैं, लेकिन काम जो आ रहा है, जो काम हो रहा है वो 5 ही लोगों का काम हो रहा है। तो ये सेम सिचुएशन है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम के साथ। हमारी जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है सेम प्रॉब्लम यहाँ पे झेल रही है। इसी को हम लोग एक टेक्निकल टर्म है उसमें कहते हैं डिसगाइज्ड, DUSIGISED, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेसिकली आपको लोग तो दिख रहे हैं कि ज्यादा एंगेज्ड हैं उसमें, लेकिन जो उससे प्रोडक्शन या फिर जो आउटपुट निकल रहा है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू जितने लोग उसमें एंगेज्ड हैं।
न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी अभी नई नई इंडस्ट्रियलाइज हो रही है। अभी हमारी कंट्री क्या है, डेवलप कंट्री नहीं है, अभी हमारी डेवलपिंग कंट्री है। 3 स्टेज होते हैं, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड। तो हमारी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, हमारे यहाँ नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे। आगे अब जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी या फिर जो लोग इंगेज थे, उसको अब एग्रीकल्चर से थोड़ी थोड़ी जल्दी शिफ्ट किया जा रहा है, किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ओके, एक सेकेंड, यहाँ तो कुछ हो गया। हाँ ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 ईयर विद अ ग्रोथ रेट ऑफ approx 7%. The report projected a recovery from India's economy within a growth rate of 6% for the current fiscal year, with a further growth expected to 6.9 in fiscal year 2025 और fiscal year 2026. Basically FY का मतलब क्या होता है, जहां पे भी FY, जहां भी आपको FY, हाँ यहाँ पे भी आपको FY, एक सेकेंड, अरे ये क्या हो गया, FY26 या FY कोई भी आगे आपको नंबर दिखे तो FY मतलब क्या होता है, फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मींस क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम पीरियड है वो, इसको हम लोग फिजिकल ईयर कंसीडर करते हैं। तो जैसे यहाँ पे FY25 लिखा है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो फिजिकल ईयर 2025 वाला होगा, उसमें हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 6.9% के आसपास की होगी। तो इंडियन इकोनॉमी है, ग्रोथ भी अब कर रही है धीरे धीरे। जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है वो एज एक्सपेक्टेड 2045 तक वो डेवलप्ड कंट्री कंसीडर कर दी जाएगी। और जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो ऑलमोस्ट फिजिकल ईयर 2025 और 2026 में कितनी हो जाएगी, अप्रोक्स 7%, यानी कि 6.9 को हम लोग 7% कंसीडर करते हैं। अभी हमारी कितनी है, 6.7%, और तब कितनी हो जाएगी, 6.9%। तो इकोनॉमी है, ग्रोथ कर रही है। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ डिस्कस कर लिए। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, अब मैक्रो इन्वायरमेंट को समझते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट होता क्या है, अभी तक हम लोगों ने समझा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, अब हम लोग समझते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। मैक्रो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, वो सारे फैक्टर्स जो सारे इंडस्ट्रीज को, सारे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे। आपके कंट्री में जितने भी या फिर आपके आस पड़ोस आपके इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी चीजें काम कर रही हैं, सबको इम्पैक्ट करने वाला अगर कोई फैक्टर है तो उसको हम लोग मैक्रो इन्वायरमेंट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कोरोना को ही लेके चलते हैं हम लोग। इसमें कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो ये नहीं था कि किसी स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में ही लॉकडाउन लगा कि वो प्रोडक्शन करना बंद कर दे या ये प्रोडक्शन करना बंद कर दे। आपका लॉकडाउन लगा तो वो आपके टी के लिए भी लगा, टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी लगा, आपका स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा, फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लगा, सबके लिए लगा। तो इसमें ये कोई नहीं था कि सिग्नल है, हमें मिल गया, हम इससे ऐसा काम कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा फैक्टर जो सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारी जो भी कंपनी में रन कर रही है, सबको इम्पैक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट से ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो बच जाएगा कि हाँ मैंने मैक्रो इन्वायरमेंट के बाहर आ गया। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपकी आ गई, जैसे हाँ यहां से देखते हैं, जैसे ग्रॉस एक सेकेंड हाँ, जैसे आपका इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ गया, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मींस क्या होता है, महंगाई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आ गया, स्पेंडिंग आ गया, और आपका मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या होगी, जैसे आपका CRR बढ़ गया, SLR घट गया, ये सारी चीजें आपके फिजिकल पॉलिसी के अंदर आती हैं। तो मैक्रो इन्वायरमेंट इज क्लोजली लिंक्ड टू द जनरल बिजनेस साइकिल एज अपोज्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस सेक्टर। तो ये आपका जो बिजनेस मैक्रो इन्वायरमेंट है वो आपके सारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से हैं। इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, डेमोग्राफिक फोर्सेस हैं, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, नेचुरल फोर्सेस हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हैं। तो ये सारे फोर्सेस हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसे महंगाई आ गया, मंदी आ गया, तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके जो आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, जो सबको इफेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। इंटरेस्ट रेट जो है वो भी सबको इफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो भी काफी इफेक्ट करता है सबको। बिजनेस साइकिल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
तो ये सारे कुछ आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं। तो स्पेंडिंग हैबिट, आप कितना खर्च करते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड बैरियर, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अगर कोई बैरियर लगता है, तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो आपके मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है? कल्चरल इन्वायरमेंट जैसे की बात की जाए, अगर कोई कल्चरल विशेष बैरियर आ रहा है, उसको हम लोग कल्चरल बैरियर कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके इसको एग्जांपल को देख लीजिए, कौन कौन से कल्चरल बैरियर के एलिमेंट होते हैं सोशियो कल्चर के, उसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। सोशियो कल्चर होता क्या है? सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट Socio-culture environment includes social values, codes of conduct, belief, tradition, etc. Every business is influenced by the social cultural environment. Therefore, that is essential to examine the environment and make strategies accordingly. The education level of people, value and attitude, work ethics, family structure define the social cultural environment. आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे कैसे लोग रह रहे हैं, उनका रिलीजियस कैसा है, उनका बिजनेस कैसा है, उनका एज ग्रुप क्या है, जिसके हिसाब से आप प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। आप ऐसे एरिया में चले गए, मंदिर एरिया में चले गए, आपने मान लीजिए वैष्णो देवी में आपने कोई बिजनेस लगाया और वहां पे बैठ के आप कपड़ा बेच रहे हैं और कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं जो वहाँ के लोगों को नहीं सपोर्ट कर रही है, आप ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं जो वहाँ के जो कल्चर है उसको एडमायर नहीं कर रहा, उसको नहीं शूट कर रहा है, तो ये आपका सोशल कल्चर का पार्ट हो जाएगा। इसे क्या क्या है? एटीट्यूड एंड बिलीफ, इसे कुछ एलिमेंट्स हैं। डेमोग्राफिक, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या वहाँ पे प्रेफर की जा रही है, एजुकेशन लेवल क्या है लोगों का, फैमिली स्ट्रक्चर, वहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं या अमीर लोग रह रहे हैं। कहीं आप ऐसे वृद्धाश्रम में चले गए जहाँ बूढ़े लोगों का आश्रम है और वहाँ पे आप बेच रहे हैं खिलौना, तो ये सारी चीजें आपकी सोशियो कल्चर का पार्ट हो जाएगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्लास एंड स्ट्रक्चर, कैसे लोग रह रहे हैं, अमीर लोग रह रहे हैं और आप यहाँ पे लो क्लास प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके सोशल कल्चर का पार्ट हो जाएंगी। सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं? वही सारी चीजें यहाँ पे अभी मैंने जो आपको बताई, वही सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल्स की बात की जाए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशनल लेवल, एनवायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, हेल्थ, कल्चरल कस्टम, जेंडर एथनिसिटी, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आपके सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट को, यहाँ पे एक डायग्राम है जो आपको दर्शाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर मैं कोई बिजनेस खोल रहा हूँ तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं समाज के प्रति अच्छा बिजनेस करूं, मैं उसको अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करूं, मैं कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना करूं जो बिजनेस को अफेक्ट करे, मैं इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाली कोई ऐसी एक्टिविटी ना करूं, मैं पोल्यूशन ना करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं लोगों को रोजगार देने की, और जो भी इलीगल एक्टिविटी है उससे अपने बिजनेस को प्रिवेंट करके रखूं, बचा करके रखूं। तो ये सारे कुछ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति। द बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के विदाउट परफॉर्म नहीं कर सकता। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा प्रॉफिट, ठीक है, बट सोशल ऑब्जेक्टिव आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस। बिजनेस इज अ मेजर पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, सो इट इज मस्ट ट्राई टू बिल्ड अप अ सोसाइटी। तो सोशल जो हमारा मोटिव है समाज के प्रति, हमारे बिजनेस का क्या मोटिव रहना चाहिए? सेल्फ इंटरेस्ट, गुड एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम, अगर कोई सोशल प्रॉब्लम हो रही है उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन कम दे, उसमें हम योगदान दे अपना कम करने का। पब्लिक इमेज अच्छा बनाए, अगर मेरे बिजनेस है तो उसमें मैं जो इमेज बने समाज में अच्छी बने, ऐसा इमेज ना बने कि वो काफी खराब प्रोडक्ट देते हैं, उनके प्रोडक्ट से ऐसा होता है वैसा होता है XYZ। तो अब बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के प्रति क्या है उनका योगदान है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। बिजनेस टुवर्ड नहीं, यहाँ पे आप बात करें कि किसके किसके प्रति उनका योगदान होना चाहिए, तो गवर्नमेंट के प्रति योगदान हो जाना चाहिए, कंज्यूमर के प्रति योगदान होना चाहिए, अच्छा स्वभाव जो कह रहे हैं आप। फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट की तरफ अच्छा प्रभाव दें, लोकल कम्युनिटी जो है वहां पे आप अच्छा प्रभाव दें, जनरल पब्लिक है जो उस पे आपकी जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ करनी है, शेयर होल्डर्स की तरफ बनती है। शेयर होल्डर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की जो शेयर होल्डर की तरफ निभाता है। तो बिजनेस की किसके प्रति जिम्मेदारी है? तो इन लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। और भी जो भी फैक्टर्स आपके दिमाग में आएंगे जो सोच सकते हैं जिसके तरफ आपके जो बिजनेस चल रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आप अपने हिसाब से भी मेंशन कर सकते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड एम्प्लॉयज एंड वर्कर। तो वर्कर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है? उनको बढ़िया वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए, उनको बढ़िया सैलरी प्रोवाइड की जाए, वो जितना काम कर रहे हैं उनको बढ़िया वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको टाइमली सैलरी दी जाए। तो ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की बनती है किसके प्रति? उसके यहाँ पे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। बिजनेस टुवर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर जो है आपकी कंपनी का शेयर होल्डर क्या होता है? रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस चल रहा है उसका रियल ओनर किसको कंसिडर किया जाता है? उसके शेयर होल्डर को। तो उसके प्रति बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है? प्रोवाइड रीजनेबल इंटरेस्ट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। उनके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर उनको रीजनेबल इंटरेस्ट प्रोवाइड करे, जो भी उनका चार्ज बन रहा है, जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उनको प्रोवाइड करे। उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे कि यार ठीक है आपने बिजनेस लगाया है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस में कोई पैसा लगा दिया, ठीक है डूबेगा, मेरा थोड़ी डूबेगा, उनका डूबेगा। इस माइंडसेट के साथ किसी भी बिजनेस को काम नहीं करना चाहिए। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन वर्किंग ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, उसके कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, सारी इंफॉर्मेशन उनको टाइमली उनको देनी चाहिए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसको देनी चाहिए? उसके जो शेयर होल्डर्स हैं। ट्रीट ऑल शेयर होल्डर फेयर एंड इक्वली वेल विदाउट एनी बियास। किसी पे विदाउट एनी बियास यानी कि फेवर में आए हुए सारे जो शेयर होल्डर हैं उनको एक समान ट्रीट करना चाहिए। जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनको डाटा देना है, सारा एक प्रकार उनको डाटा देना चाहिए। तो ये सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? बिजनेस की। किसके प्रति? शेयर होल्डर के प्रति। टेक नेसेसरी स्टेप्स टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए। तो ये शेयर होल्डर के प्रति एक बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि क्या क्या प्रभाव ले, क्या क्या वो डिसीजन ले जिसके प्रति शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बचा रहे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक फीचर कैसे थी, हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हुआ। फिर हम लोगों ने समझा कि सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट क्या था, मैक्रो इन्वायरमेंट में कैसे हमारी चीजों को अफेक्ट कर रहा था, और भी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। सो इस लेक्चर में आपके इतना ही था। आई होप आपको मैंने जो भी चीजें बताई इस लेक्चर में वो सारी चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी चीजें आपको नहीं क्लियर है, तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी हेल्प की जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।